नमस्ते। चलिए आज समझते हैं भारत के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प पहलू को कि इतनी सारी विविधताओं के बीच वो कौन सा धागा है जो सबको एक साथ पिरोता है, जिसे हम अनेक में एक का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के इस खूबसूरत विचार से। हे प्रभु, मेरी बस ये प्रार्थना सुन लो कि मैं इस अनेकों के खेल में उस एक के स्पर्श का आनंद कभी ना खोऊं। ये जो बात है ना, यही हमारी आज की पूरी चर्चा का दिल है, उसका सार है। आप देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। 100 साल से भी पहले की बात है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने एक बड़ा सवाल पूछा था। इतनी हैरान कर देने वाली विविधता को देखते हुए भारत का इतिहास लिखा भी कैसे जा सकता है? ये सवाल एक बहुत बड़ी पहेली जैसा है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, कुछ बहुत ही मजेदार उदाहरणों के साथ। तो आज हम कहां-कहां चलेंगे? पहले देखेंगे भारत की विविधता का स्केल कितना बड़ा है। फिर खाने पीने और कपड़ों में एकता ढूंढेंगे। बात करेंगे त्योहारों और कहानियों की और आखिर में समझेंगे कि ये अनेक में एक का फलसफा आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम जिस विविधता की बात कर रहे हैं वो आखिर है कितनी बड़ी। आंकड़ों से शुरू करते हैं। भारत की आबादी 1.4 अरब से भी ज्यादा। मतलब जरा सोचिए, दुनिया में हर 5 लोगों में से एक भारतीय है। ये स्केल ही अपने आप में दिमाग घुमा देने वाला है। और बात सिर्फ आबादी की नहीं है। इसी आबादी के अंदर पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के हिसाब से जानते हैं कितने समुदाय हैं? 4,635। 4,635 अलग-अलग समुदाय एक ही देश में। और इस तस्वीर में और रंग भरती हैं भाषाएं। करीब 325 भाषाएं जो 25 अलग-अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि विंसेंट स्मिथ का वो सवाल इतना जरूरी क्यों था कि इतनी जबरदस्त विविधता के बीच वो एकता का धागा कहाँ है। अच्छा, तो ये धागा हमें कहाँ मिलेगा? चलिए इसे ढूंढते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। शुरुआत करते हैं खाने और कपड़ों से। खाने की बात करते हैं। पूरे भारत में कुछ चीजें बहुत कॉमन हैं, है ना? जैसे चावल, गेहूं, बाजरा या फिर मसाले ले लीजिए, हल्दी, जीरा, अदरक। ये तो लगभग हर किचन में मिल जाएंगे। लेकिन मजा देखिए, इन्हीं कुछ कॉमन चीजों से हजारों लाखों तरह के पकवान बनते हैं। हर इलाके का अपना अलग स्वाद, अपनी अलग रेसिपी, है ना? कमाल की बात। एकता और अनेकता का इससे स्वादिष्ट उदाहरण और क्या होगा? खाने के बाद अब आते हैं पहनावे पर। और यहां साड़ी से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है? सोचिए, बस एक लंबा बिना सिला हुआ कपड़े का टुकड़ा, और यही एक कपड़ा पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये है एकता। अब देखिए अनेकता का जादू। एक ही साड़ी, लेकिन उसके रूप कितने हैं? बनारसी सिल्क, कांजीवरम पैठनी, मूंगा, अनगिनत तरह के कपड़े, बुनाई के तरीके, डिजाइन्स, रंग, और तो और उसे पहनने के, ड्रेप करने के भी हर इलाके के अपने अलग अलग स्टाइल हैं। मतलब एक ही कपड़ा, पोशाक भी है, ओढ़नी भी, और जरूरत पड़े तो बच्चे का झूला या सामान बांधने की पोटली भी। एक में अनेक का ये कितना सुंदर रूप है। चलिए अब खाने पहनने से आगे बढ़कर त्योहारों की रंगीन दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये पैटर्न वहां कैसे काम करता है। एक उदाहरन लेते हैं, फसल कटने का त्योहार। समय लगभग एक ही है, 14 जनवरी के आसपास। पूरा देश इस खुशी को मना रहा होता है, लेकिन नाम देखिए। तमिलनाडु में ये पोंगल हैं, तो पंजाब में लोहड़ी या माघी, असम में इसे माघ बिहू कहते हैं, और गुजरात में उत्तरायण, बंगाल में पौष संक्रांति। मतलब वजह एक है, जश्न मनाने का भाव एक है, लेकिन उसे मनाने के तरीके, उसके नाम सब अलग अलग। एक ही आत्मा, रूप अनेक। त्योहारों की तरह ही कुछ कहानियां भी हैं जो पूरे देश को जोड़ती हैं। ये कहानियां हमारे प्राचीन साहित्य से आती हैं और एक बहुत मजबूत धागे का काम करती हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के 2 सबसे बड़े महाकाव्यों की, रामायण और महाभारत। एक कहानी है राम की, जो सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ते हैं। दूसरी कहानी है पांडवों की, जो अपना राज्य वापस पाने के लिए अपने ही भाई बंधुओं से युद्ध करते हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो बुनियाद है जिस पर हजारों सालों से हमारी संस्कृति टिकी हुई है। अब यहां भी वही एक में अनेक वाला पैटर्न देखिए। कहानी का मूल तो एक है, रामायण और महाभारत, लेकिन उसके रूप कितने हैं? हर भाषा में, हर इलाके में इन कहानियों को अपने अपने ढंग से कहा गया है। इनके लोक गीत हैं, इनके आदिवासी संस्करण हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले तमिलनाडु में ही महाभारत की 100 से ज्यादा लोक कथाएं मिली हैं। भील, गोंड, मुंडा, इन सब समुदायों की अपनी रामायण, अपनी महाभारत है, जो उनकी जिंदगी और उनकी जमीन से जुड़ी हुई है। इसी बात पर के.एस. सिंह ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि लोक कथाओं को देखें तो ऐसा लगता है कि देश में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पांडव कभी गए न हों। इससे पता चलता है कि ये कहानियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की मिट्टी में, यहाँ के लोगों की यादों में जिंदा हैं। तो हमने खाने की बात की, कपड़ों की, त्योहारों की, कहानियों की। अब सवाल यह है कि इन सबके पीछे का फलसफा क्या है? वो कौन सी सोच है जो इन सबको एक साथ बांध कर रखती है? इसका जवाब श्री अरबिंदो के एक विचार में मिलता है। उन्होंने कहा कि ये जो अनेकता में एकता का सिद्धांत है ना, ये कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है। ये तो भारत का स्वभाव है, उसका स्वधर्म है। मतलब ये भारत की असली पहचान है, उसका नेचुरल कैरेक्टर है। तो अगर हम पूरे पैटर्न को संक्षेप में देखें तो क्या दिखता है? पहला, एक कॉमन आइडिया है। वो एक मसाला हो सकता है, एक त्योहार या एक कहानी। दूसरा, उस एक आइडिया के अनगिनत लोकल रूप हैं, हजारों वैरायटीज। और तीसरा, ये दोनों चीजें, ये कॉमन आइडिया और उसकी विविधता मिलकर एक बेहद अमीर और गहरी सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि भारतीय सोच में विविधता को बंटवारे का कारण नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक खूबी, एक दौलत की तरह देखा जाता है। ये जो अंदरूनी एकता है ना, वही इस कमाल की डाइवर्सिटी को सींचती है, उसे बढ़ने का मौका देती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर विविधता बांटती नहीं बल्कि हमें और अमीर बनाती है, तो फिर अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में अनेक में एक को ढूंढ निकालने की ताकत क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।